जनाब स्पीकर, जो 9 अप्रैल की रात मुझे आज भी याद है, इमरान खान साहब इधर वजीर आजम थे, तो उस 9 अप्रैल की रात एक साजिश के तहत एक झूठिया बयानिया बना के हमारे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ एक साजिश हुई। और साजिश क्यों हुई कि एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर इमरान खान साहब ने आप लोगों के बैरूनी आकाओं को एब्सोल्युटली नॉट बोला, जो उनके मिजाज को नागवारा गुजरा, और उस एब्सोल्युटली नॉट के नतीजे में एक धमकी आमेज साइफर महसूल होता है। और साइफर में क्या लिखा होता है कि अगर इमरान खान और उसकी हुकूमत को ना हटाया गया तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद होता क्या है कि एक पीडीएम नामी 13 जमाती इत्तेहाद बनता है, और उस पीडीएम के 13 जमाती जो इत्तेहाद के नतीजे में इस मुल्क के ऊपर इस रजीम को मुसलत कर दिया जाता है। और उस रजीम के मुसलत होने के बाद पाकिस्तान जो तरक्की के राह के ऊपर गामजद था, एक बेहतर पाकिस्तान बन रहा था, जहाँ पे कारोबार, जहाँ पे आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस, जहाँ पे आपकी महंगाई कंट्रोल, जहाँ पे आपकी पेट्रोल की कीमतें कम, जहाँ पे आपकी कोविड जैसे मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने उन मुश्किल हालात में ना पाकिस्तान को चलाया बल्कि पाकिस्तान को भी बचाया, और पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी बचाया। लेकिन इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामजन था, डायरेक्टली पाकिस्तान का वो तरक्की का जो जहाज था वो क्रैश कर गया। और उसके बाद जिस शहबाज स्पीड का दावा किया गया था, उस शहबाज स्पीड के नतीजे में पाकिस्तान हर तरफ से मसाइल के अंदर गिर गया। और मुझे याद है डिप्टी स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ जब इधर इस अपोजिशन की चेयर पे खड़े थे तो बड़े वो उस अंदाज में बता रहे थे कौम के सामने कि जी 20,000 रुपए में गरीब कैसे गुजारा करेंगे, 10,000 रुपए तो गैस और बिजली का बिल आ जाता है। और आज पाकिस्तानी कौम को 8,500 रुपए तनख्वाही की जो है उसके आप सिफात बयान कर रहे हैं कि 9,000 रुपए में जैसे कमर्शियल प्लाजा बन जाएगा, 9,000 रुपए में जैसे गरीब अयाशी करेगा। स्पीकर साहब, ऐसा नहीं है। हमारे दौरे हुकूमत में 152 रुपए लीटर आपको महंगा नजर आ रहा था, आज 450 रुपए लीटर, 473 रुपए डीजल और पेट्रोल आपको महंगा नजर नहीं आ रहा। महंगाई की आड़ में जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हुई, उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को हुआ। और उसके बाद गैर कानूनी तौर पे वो काम पाकिस्तान के अंदर हुए जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। हमारे कारकुनान को, हमारी क़ियादत को, हमारी खवातीन वर्कर्स को, हमारे ओवरसीज को, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इन सब को निशाना बनाया गया। और तो और छोड़े, इमरान खान साहब की जोजा बुशरा बीबी साहिबा, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक घरेलू खातून, उनको भी पिछले 2.5-3 सालों से जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें, जिनके ऊपर अटियाला जेल के सामने कभी पानी फेंका जाता है, कभी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। और कसूर क्या होता है जनाब स्पीकर कि हमने अपने भाई से मुलाकात करनी है। आपको इमरान खान साहब को कैद करके आपको तसल्ली नहीं हुई कि इमरान खान साहब को पिछले 8 महीने से, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, पिछले 8 महीने से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है। कैद तन्हाई में बंद करना तो अब छोड़ दे कि बीमारी की हालत में, जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ एक वजीर आजम है, वो इस अपोजिशन के बेंचेस में बैठा हुआ एक मेंबर है, 2002 से इस ईवान का मेंबर है। और 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने मुत्तफिक के तौर पे, पंजाबी ने,
पश्तून ने, सिंधी ने, बलोची ने मिल के एक लीडर को मुंतखब किया, उसका नाम इमरान खान था। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने एक खामोश इनकलाब बर्पा किया वोट के जरिए, और आपने उसके ऊपर डाका डाल दिया, उसको फॉर्म 47 के जरिए तब्दील कर दिया। स्पीकर साहब, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, शायद आपके लिए वो आपका सियासी मुखालिफ हो, लेकिन क्या उसका हक नहीं बनता कि वो बीमारी की हालत में पड़ा है जेल के अंदर, उसकी आंख जाया कर दी है आप लोगों ने? क्या हक नहीं बनता उसका कि आप उसको उसकी मर्जी के डॉक्टर्स दे? क्या उसका हक नहीं बनता कि उसकी फैमिली जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि उसकी पार्टी जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि इमरान खान साहब से उनके वकला मिले? ये कैसा कैदी है कि उसको उसके लिए पाकिस्तान की तमाम हकूक मुअत्तल कर दिए हैं। पिछले दिनों मीडिया के ऊपर खबर चलती है 2 दिन पहले कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है, फिर खबर चलाई गई कि नहीं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जा रहा है। हम जब उधर गए वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे, खुदा ना ख्वास्ता आपने उसको आप किधर ले गए? हमें नहीं पता कि वो जेल के अंदर है, क्योंकि उससे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। वो किस हालत में पड़ा हुआ है, उसकी आंख कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ना उसके टेस्ट कराए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर हमने प्लेटलेट्स गिरते भी देखे। यहाँ पे हमने नवाज शरीफ जब बीमार हुआ, लंदन जाते हुए इलाज के लिए हमने उनको देखा। इमरान खान साहब लंदन नहीं जा रहा, इमरान खान साहब अमेरिका नहीं जा रहा, इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैमिली की मौजूदगी में, उनकी जाती मुआलिज की मौजूदगी में अगर उनका इलाज होगा तो क्या होगा उससे? क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा? लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता जेल के अंदर कुछ हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन कौम ना आपका पीछा छोड़ेगी, ना इस मौजूदा रजीम का पीछा छोड़ेगी। आपके घरों में घुस के, आपके मोहल्लों में घुस के ये पाकिस्तानी कौम आपका पीछा करेगी। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, अगर इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी होता है जेल के अंदर, आपके पास पावर है, आप रूलिंग दे। मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूं तहरीक इंसाफ का, और एक मैं आपकी इस्लाह के लिए कि आपने मेरा एक नोटिफिकेशन किया है कि ये ग्रुप लीडर है। स्पीकर साहब, मैं ग्रुप लीडर नहीं हूं, ये इमरान खान साहब के जाने सार बैठे हुए हैं सारे जिधर जो तहरीक इंसाफ है, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये इमरान खान साहब के वोटों से आए हुए मेंबरान है। 72 एमएनए। मैं शाहिद साहब, अगर हमें इलेक्शन कमीशन लिख देगा, पार्टी का नाम लिख देगा, तो हम पार्टी का नाम लिख देंगे, क्योंकि आप लोग अब इंडिपेंडेंट तस्वर हो रहे हैं, तो इसलिए ग्रुप लीडर लिखा है। बात एक ही। जनाब स्पीकर साहब, जो साइफर जिसका आपने मजाक उड़ाया, जिसको पाकिस्तान के नाम निहाद सहाफियों ने यहां तक कह दिया कि अगर साइफर हकीकत हुआ तो हम सहाफत छोड़ देंगे, और साइफर जब इंटरनेशनल मीडिया ने लीक किया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जब साइफर आया, उसके बाद ना उन नाम निहाद सहाफियों ने इस्तीफा दिया और ना दे इस्तीफा, क्योंकि ये उनका कैरियर है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप जज्बात में आके अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है आप उसके ऊपर अमल करें, लेकिन कम से कम ये तो तस्लीम करें कि जिस साइफर की ऑफर उस वक्त के स्पीकर ने आप सबको बुला के कहा कि आए देखें, साइफर एक हकीकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान दोबारा अल्लाह ताला ने उसको सरखुरू किया। जिस साइफर को आप झूठा साबित करने में लगे हुए थे, वही साइफर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सच साबित हुआ, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को दोबारा सरखुरू किया। स्पीकर साहब, जब से आप लोगों की ये हुकूमत, जिसको पांच साल हो चुके हैं, 5 साल, अगर इसका मैं मुख्तसर आपके सामने रखूं कि कारोबार बंद, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, सबका जीना हराम, पूरे इस वक्त जो आम मिडिल क्लास गरीब तबके हैं, आपने उनकी रोजमर्रा की 47 चीजें ऐसी हैं जिनको आपने महंगी कर दी हैं, जो एक आम गरीब बंदे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। आप दावा तो कर रहे हैं कि हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो 50,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको आपने क्या दिया है? और उनके ऊपर तो आपने वो सारी टैक्सेशन डाल दी है, वो सारे टैक्सेस लगा दी है, जिससे उनका वो कारोबार जो है, उनकी जिंदगी जो है वो इफेक्ट होगी। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, वो अक्सर
डिप्टी स्पीकर मेरे बारी में बैठे होते तो इसलिए कोई बात नहीं, डिप्टी कोई स्पीकर बात निकल जाता है। स्पीकर साहब, मैं अमन अमान की बात भी करना चाहूंगा। ये मीडिया वाले हैं। उनको स्पीकर साहब, इमरान खान साहब का दौर एक सुनहरा दौर था, जिधर महंगाई कंट्रोल थी, जिधर आम लोगों की जिंदगियां सुकून में थी, उधर पाकिस्तान एक अमन का गवारा था। स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप किसी से भी पूछे कि आपने जो सबसे बेहतरीन जो अमन का दौर देखा वो कौन सा था, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का दौर था। एक भी खुद का हमला, एक भी ड्रोन, एक भी वहां पे ब्लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इतना जबरदस्त कि जो टेररिज्म का सफर शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, वो टूरिज्म की तरफ चला गया। 15 लाख से ज्यादा लोग सालाना पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के गलियात और सवात और इन एरिया का वो विजिट करते थे। लेकिन जब ये रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद जब आपकी पॉलिसी चेंज हुई, जब आपका पॉलिसी शिफ्ट आया, उसके नतीजे में आज खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी उरूज पे पहुंच चुकी है। कोई भी वहां पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में खुद को महफूज नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा ने 32 अरब रुपए से ज्यादा वहां की पुलिस के ऊपर लगाए ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ताकि पुलिस जो है वो दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सके। स्पीकर साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे अमन के मसले के ऊपर, हम आपको फार्मूला देंगे जिससे अमन आएगा। जब अमन होगा, खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा टूरिज्म होगी, वहां पे दोबारा सियाहत होगी। स्पीकर साहब, ये कोई लड़ाई झगड़े की या जिद की बात नहीं है कि कोई भी आके इस पे अड़ जाए कि जैसे खुदा ना ख्वास्ता हम इस पाकिस्तान के खिलाफ है, या खुदा ना ख्वास्ता हम इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, ये हमारा मुल्क है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून पसीने से पाकिस्तान को बनाया है, इसमें हमारे आबा अजदाद का खून शामिल है। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में जो जरगा हुआ जिसमें तमाम जमातें, उसमें आपकी भी मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा की जमात के लोग वहां पे बैठे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग बैठे, 17 जमातों के 12 जमातों के लोगों को बुलाया गया, 17 जमातों के लोग आ गए। उस छत तले कुछ फैसले हुए जिसमें अमन की बहाली के लिए वो इकदाम थे, लेकिन उसको सबोताज किया गया, उसको खराब कर दिया गया। अगर अमन के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें अपना विजन देती है तो इसमें क्या गलत है? विजन तो पॉलिटिकल लोग ही देते हैं, पॉलिटिकल लोगों को पता होता है कि आगे कैसे चलना है। लेकिन बदकिस्मती से आज मेरे खैबर पख्तूनख्वा में हम बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर साहब, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई ना करें, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अगर कोई दहशतगर्दी में मुलविस है आप उसके खिलाफ एक्शन ना लें। लेकिन जिस चीज से हम बार बार कह रहे हैं कि ना करें, से कोलेटरल डैमेजेस होती हैं। एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। स्पीकर साहब, अगर बेगुनाह बंदा वहां से जिसका कोई कसूर ना हो उसके ऊपर ड्रोन गिर जाए और वो शहीद हो जाए, मर जाए, वो किस अपना लहू तलाश करे, किस उसके वालिदैन किसके पास जाके फरियाद करे? स्पीकर साहब, इस मसले के ऊपर बड़ा सीरियसली बैठ के इस मसले का हमें हल निकालना होगा। बसूरत दीगर हम उधर पहुंच जाएंगे कि शायद उस नुकसानी का फिर तलाफी ना हो सके। अभी भी वक्त है, जो बात अभी भी वक्त है कि आप अमन और अमान के मसले के ऊपर सियासत से बालातर होके, सियासी जमातों से बालातर होके पाकिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए हम सूबाई हुकूमत से आप उनकी रिकमेंडेशन लें। और स्पीकर साहब, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इधर शहबाज शरीफ ने जो बजट पेश किया, क्या उन्हें नवाज शरीफ से मशावरत नहीं की होगी? क्या मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करेगी? क्या सिंध के चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी के साथ मशावरत नहीं करेंगे? तो एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, इस वक्त अगर कोई इलेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ सुहेल आफरीदी है, बाकी जितने हैं सारे फॉर्म 47 के हैं। लेकिन उसकी भी आप मुलाकात बंद की हुई है, उनको भी आप नहीं जाने दे रहे। क्या वो अब जाके अपने लीडर से बजट के ऊपर मशावरत करे? क्यों? कोई एक वजह मुझे बता दे कि वो इसलिए अपने लीडर के साथ जाके मशावरत नहीं कर सकता। एक वजह बता दे कि वो इसलिए इमरान खान साहब के साथ नहीं मिल सकता। स्पीकर साहब, सीरियसली वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है। आपको तो ये लगेगा
کہ وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا, ایمرجنسی لگ جائے گی, لگا تو لوگے, برداشت کیسے کرو گے؟ آپ کو نہیں پتا خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ پھر وہ کیسے حساب برابر کرتے ہیں؟ آپ ان کو الاؤ کریں. ہمارے چیف منسٹر کو وزیر اعظم نے کمٹ کیا میٹنگ کے اندر کہ ہاں ملاقات ہم آپ کی کرائیں گے, لیکن ابھی پھر مکر گئے. لیکن ایک ملاقات نہ کرانا, اور وہ بھی اس لیڈر سے جس نے کووڈ میں آپ سے ملک کو بہتر چلایا, جس نے مہنگائی آپ سے زیادہ کنٹرول میں رکھی, جس کی گورننس آپ سے بہتر, جس کی ڈیولپمنٹ آپ سے بہتر, جس نے انٹرنیشنلی پاکستان کو پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا, اس لیڈر کے ساتھ جا کے ملنا چاہ رہا ہے, تاکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جو گائیڈنس ہے, ان کا جو ویژن ہے, جو خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ سے عمران خان صاحب کا ایک ہی ان کے ذہن رہی ہے, ہمیشہ سے ایک ہی ان کی خواہش رہی ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کریں, آپ انسانوں کے اوپر پیسہ لگائیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ کوئی وہاں پہ جا کے انہوں نے ایٹم بم کا فارمولا ڈسکس کرنا ہے, آپ نہیں ملنے دے رہے. آپ وزیر اعلیٰ کا کبھی راستہ روکتے ہیں, پھر جا کے ان کے پارلیمنٹیرین کے اوپر آپ ڈنڈے برساتے ہیں, آپ ان کے منسٹر کے ہاتھ توڑتے ہیں, ان کی انگلیاں توڑتے ہیں. یہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اسپیکر صاحب. کل کو جب وقت بدلے گا, ہماری جگہ آپ آئیں گے اور ہم ادھر ہوں گے, پھر یہ فریادیں نہ کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ خود ہی ایک بینچ مارک سیٹ کر کے جا رہے ہیں. آپ خود ہی گھروں کی چادر اور چار دیواریوں کی عزت کی پامالیوں کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ایم پی ایس کے اوپر ڈنڈے برسانے کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ایم این ایس کو روڈوں کے اوپر گھسیٹنے کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ جو روایت آپ لوگ ڈال رہے ہیں کہ کل کو آپ کے گلے پڑے گی, میں آپ کو خبرداری کر سکتا ہوں. ہم شاید نہ ہوں اس اسمبلی کے اندر, اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے کا تو اب دل ہی نہیں کرتا. یہ کیا اسمبلی ہوگی؟ آپ اپنے ممبر سے پوچھ لیں, ان میں سے اگر ایک کو بھی اس بجٹ کا پتہ ہوا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا چھوڑ کے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بجٹ کی کاپیاں دے دی ہیں, اور اس کے بعد یس نوز کا یہاں پہ ووٹنگ ڈال کے چلے جائیں گے. ان کو کیا پتہ کہ اس بجٹ کے اندر آپ بربادی لا رہے ہیں, آپ غریبوں کا جینا حرام کر رہے ہیں, آپ مہنگائی لا رہے ہیں, آپ پیٹرول مہنگا کریں گے مزید, آپ ہر وہ چیز جو غریب بندے کو افیکٹ کرے گی وہ اس کو آپ جا کے ووٹ دے رہے. اور اسپیکر صاحب ایک اور مسئلہ میں ختم بھی کر رہا ہوں. کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا چیئرمین صاحب, کہ شہباز شریف کی ٹویٹ کو ٹرمپ نے ریٹویٹ کیا یا فارورڈ, وہ بھی ایک نیا جو ہے فارورڈ کر دیا ہے, اور بڑا جشن منایا جا رہا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, اور مجھے مریم نواز اور آپ کی قیادت کی وہ تمام تقاریریں یاد آ رہی تھی کہ اسی ٹرمپ کو آپ کی جماعت کی جانب سے ذہنی مریض کہا گیا. اس کا موازنہ, اس کے خلاف تقریریں, اس کے خلاف پوری کمپین ہوئی جب بائیڈن آیا, جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو آپ خوش کر رہے تھے. لیکن اب اگلے ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ اس وقت اتنا غیر مقبول ہو گیا ہے امریکہ کے اندر, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ کو ٹرمپ کے خلاف پھر ٹویٹیں کرنے پڑی, اور کوئی دوسرے بائیڈن کے یا دوسری پارٹی سے کوئی بندہ آ جائے پھر آپ کو اس کی تعریفیں کرنے پڑی. اتنا نہ بنے غلام, اتنا نہ بنو ان لوگوں کا غلام. عمران خان صاحب نے تو ایبسولوٹلی ناٹ بول کے خود کو آزاد کر دیا, پوری قوم کو آزاد کر دیا. آپ کی اس غلامی میں پڑ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی کریں. عمران خان صاحب بڑا واضح تھے اس معاملے میں کہ ہم دوستی ساری دنیا کے ساتھ چاہتے ہیں, لیکن غلامی ہم کسی کی قبول نہیں کریں گے. اگر عمران خان غلامی نامنظور کہے گا, اگر عمران خان غلامی قبول نہیں کرے گا, تو انشاءاللہ پاکستانی قوم نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے بھی غلام نہیں بنیں گے, ہم کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے.